नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए लल्लन टॉप है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। मैं दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न को काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों आपको काफ़ी शानदार तरीके से अच्छे तरीके से एकदम समझ में आएगा। ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों, बस आप कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो आइए फिर हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों के योग का मान होगा। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है, पहला नंबर ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया गया है और आपको यहाँ पे मूलों के योग का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए मूलों के योग का दोस्तों आपका मान पूछ रहा है, यानी कि दोस्तों आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला क्या होता है दोस्तों, -b/a होता है। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको साइड में बताते हैं, ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए x² के आगे जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो a होता है। तो x² के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो मान लीजिए 1 तो है ना, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए x के आगे जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमारा b होता है। तो x के आगे कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो हमारा b जो होगा b वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कांस्टेंट जो होता है दोस्तों, कांस्टेंट वो हमारा c होता है। तो कांस्टेंट कितना है, -3, तो -3 जो होगा हमारा c हो जाएगा। ठीक है, c कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। तब आगे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा यहाँ से लिख लेंगे, हमारा b कितना है दोस्तों, 2 है, और माइनस तो यहाँ फार्मूला में है तो माइनस इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर b की जगह पर 2 लिख दिए। अब दोस्तों हमारा a कितना है, ये देखिए 1 है, तो यहाँ पर 1 हम लिख देंगे। यानी कि दोस्तों हमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों कितना निकल कर आ गया, -2 निकल कर आ गया। ठीक है, यानी कि मूल्यों को योग का दोस्तों हमारा मान जो आया -2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ गए। और देखिए जब कभी कभी दोस्तों पूछ दिया जाता है कि मूलों के गुणनफल बताइए, तो मूलों के गुणनफल मतलब हुआ ना दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला बाबू c/a होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए समझ गए। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, दूसरा नंबर कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। ठीक है, खींची गई है, तो यदि PA बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो PB की लंबाई होगी। ये भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्या प्रश्न कहता है मेरे साथ समझिए। कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। तो PA की लंबाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो यहाँ पर आपको PB की लंबाई क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपके सामने हम यहाँ पर चमचमाता हुआ एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बन गया, वृत्त जैसा लग रहा है ना। अब कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए यहाँ पर बाह्य बिंदु है P। ठीक है, तो यहाँ पर P हम दे दिए। कहता है कि 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम पहले क्या PA खींचते हैं, यहाँ से देखिए अच्छा तरीके से खींचिएगा। इस तरह से हम यहाँ पर मान लीजिए हम क्या खींच लिए, PA खींच लिए। ठीक है, यहाँ पर A हो गया। अब कहता है कि और PB खींची गई। अब कहता है PB, तो यहाँ से दोस्तों अच्छे तरीके से इस तरह से खींचिए। देखिए खींच लिए, यहाँ पर दोस्तों हम क्या दे दिए, B, यानी कि ये PB हो गया। अब कहता है कि यदि यहाँ पर PA जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर है। आपको जो PA जो है दोस्तों, PA वो कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो PB की लंबाई होगी, तो PB की भी जो लंबाई होगा ना दोस्तों वो भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये दोस्तों आपस में जो स्पर्श रेखा है वो बराबर होता है। ठीक है, देखिए एक दोस्तों ज्योमेट्री जब पढ़िएगा आप ज्योमेट्री दोस्तों, तो उसमें एक रूल ही होता है। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे विद्यार्थी
कि जब इस तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, जब इस तरह से बना हुआ रहता है दोस्तों, तो ये दोनों स्पर्श रेखा जो होता है ना वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अगर जो हमारा यहाँ पर पी ए 6 सेंटीमीटर है तो पी बी का भी जो लंबाई होगा वो 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर। प्रत्येक साल दोस्तों बिहार बोर्ड इसको पूछता है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। क्या कहता है कि दो बिंदुओं यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों और कहा बीच की दूरी होगी। ठीक है, देखिए आपको जब भी दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछे यानी कि दो गो बिंदु आपको दे दे और बीच का दूरी आपसे पूछे तो यानी कि डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना है दोस्तों, यानी कि दूरी सूत्र जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपको हम बताते हैं। क्या होता है दूरी सूत्र दोस्तों, तो x2, ठीक है, x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है दोस्तों, प्लस में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोस्तों हमारा दूरी सूत्र होता है जिसको इंग्लिश में हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में बताते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, बनाने में आपको प्रश्न आसानी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ 2 जो लिखा हुआ है दोस्तों, 2 ये हमारा x1 है। यहाँ पर देखिए 3 जो लिखा है दोस्तों ये हमारा y1 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि हमारा जो यहाँ पर देखिए x1 जो है कितना है, x1 हमारा 2 है। ठीक है, अब y1 यानी कि दोस्तों y1 जो हमारा है y1 वो कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए आप 4 जो लिखा हुआ है दोस्तों ये हमारा x2 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि x2 जो हमारा है कितना है, 4 है। ठीक है, 1 जो यहाँ पर लिखा हो दोस्तों 1 वो हमारा दोस्तों क्या है, बाई 2 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बाई 2 जो हमारा है बाई 2 वो कितना है, तो बाई 2 जो दोस्तों 1 है। ठीक है, अब बनाने में दोस्तों मजा आएगा, आसानी होगा आपको। देखिए x2 हमको ढूंढना है कि x2 कितना है, तो x2 हमारा कितना है दोस्तों 4 है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो x2 की जगह पर हम 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे माइनस x1 हमारा कितना है, तो x1 देखिए 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, और इस तरह से होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस लिख लेंगे। अब देखिए बाई 2 दोस्तों कितना है, तो बाई 2 देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है बेचारा, तो यहाँ पर हम बाई 2 की जगह पर 1 लिख दिए, माइनस लिखेंगे। और देखिए y1 दोस्तों कितना है, तो y1 देखिए यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 है ना, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे और इसी तरह से हम होल स्क्वायर चढ़ा देंगे, अंडर रूट जिस तरह चढ़ाया हुआ है चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 4 माइनस 2 की जगह कितना 2 हो जाएगा ना बाबू, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस। और देखिए 1 माइनस 3 की जगह तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर इसी तरह चढ़ा दिए, अंडर रूट इस तरह से चढ़ा दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -2 का जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट इसी तरह से चढ़ गया। अब देखिए यहाँ से जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 अंडर रूट हो जाएगा, 8 अंडर रूट हो जाएगा ना। अब देखिए दोस्तों 8 अंडर रूट के दोस्तों यहाँ पर आप क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है दोस्तों उसका पेयर लग रहा है, यानी कि जोड़ा लग रहा है, तो 2 दोस्तों क्या बाहर निकल जाएगा, 2 एगो, तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, तो एगो 2 अंदर बच जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर जो हुआ हमारा दोस्तों 2 इंटू अंडर रूट 2 हुआ। ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट 2 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ गए होंगे बाबू सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। चौथा नंबर कहता है कि गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा अगर त्रिज्या r है। तो देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और देखिए गोला का जो आयतन होता है दोस्तों, गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यू होता है। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखिएगा 5वां नंबर कहता है कि निम्न में से कौन अलग है, यानी दोस्तों आपको ये चारों ऑप्शन से बताना है कि कौन इसमें से अलग है। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। देखिए एक बात पहले आपको बताते हैं दोस्तों, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।
तो देखिए यहाँ पर आपको 5वां नंबर प्रश्न बताते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3/5। तो दोस्तों 3/5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है परिमेय संख्या है। और ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है और बटा में 4 है, इस तरह से अंडर रूट चढ़ाया हुआ है। तो 16 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल जो होगा दोस्तों, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और यहाँ काटेगा दोस्तों तो कितना 2 टाइम में कट जाएगा, यानी 2/1 हो गया। तो 2/1 जो लिखा दोस्तों, इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और ऑप्शन डी को देखिए, सी को अभी एलिमिनेट करते हैं। देखिए डी में जो लिखा हुआ दोस्तों वो 25 है और बटा में 9 है, इसका अंडर रूट इस तरह चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5/3 जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये भी इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 5/3 जो लिखा हुआ है P/Q के रूप में है ना, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, मगर देखिए ऑप्शन सी में जो लिखा है दोस्तों √2/5, इसको दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे अलग जो है ऑप्शन सी ही है। ठीक है, ऑप्शन ए में दोस्तों परिमेय संख्या था, ऑप्शन बी में भी परिमेय संख्या था, ऑप्शन डी में भी दोस्तों परिमेय संख्या था, मगर ऑप्शन सी में दोस्तों जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया, ये सबसे अलग है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि cos π/3 का मान होगा। काफ़ी शानदार प्रश्न है ये 6ठा नंबर। देखिए आपको इसको कहता है cos π/3 का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए cos लिखा हुआ, cos लिख देते हैं। और देखिए दोस्तों डिग्री में दोस्तों पाई का जो हमारा वैल्यू होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। डिग्री में दोस्तों पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो cos यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पाई का वैल्यू कितना लिख देंगे, 180 बटा में यहाँ पे 3 लिख देंगे। ध्यान से काटिएगा तो 3 छक 18, यानी दोस्तों कितना cos 60 डिग्री हो जाएगा। और cos 60 डिग्री का दोस्तों हमारा मान जो होता है वो कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन ए हुआ। समझ में आ गया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि √5 एक संख्या है। दोस्तों आपको बताना है कि √5 जो है एक संख्या है। तो देखिए √5 को दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो √5 जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हुआ आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां नंबर कहता है कि sin थीटा बराबर है। दोस्तों आपको बताना है कि sin थीटा बराबर है, तो एक फार्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा इसको। sin थीटा इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है cosec थीटा। sin थीटा इंटू में cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ से देखिएगा sin थीटा बराबर आप निकालिएगा बाबू, तो आपको निकल कर आएगा 1/1 cosec थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, देखिए एक फार्मूला और होता है पर इसको भी याद रखिएगा। वो फार्मूला क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं। cos थीटा इंटू में दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटू में होता है ना बाबू sec थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 होता है। आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। एक फार्मूला और होता है बाबू, इसको भी याद रखिएगा कि tan थीटा और इंटू में क्या होता है बाबू, इंटू में cot थीटा इजकल टू 1 होता है। ये फार्मूला भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक फार्मूला आपको ये पहले बताए हैं। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट करते हैं। sin थीटा इंटू में cosec थीटा इजकल टू 1 होता है। एक और क्या बताएं, cos थीटा इंटू sec थीटा इजकल टू 1 होता है। और tan थीटा इंटू में cot थीटा इजकल टू 1 होता है। तीनों फार्मूला को याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 3 गो में से एक गो प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर। इस प्रश्न को आपको इस तरह का प्रश्न बताए भी हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। पहले आपके सामने हम वृत्त एक बनाते हैं, ये हमारा वृत्त है दोस्तों। अब क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक बाह्य बिंदु है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, यहाँ से इस बिंदु से दोस्तों वृत्त पर अच्छा तरीके से इस तरह से स्पर्श रेखा खींचिए और यहाँ से भी इस तरह से अच्छे तरीके से दोस्तों स्पर्श रेखा खींचिए। और कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, तो ये दोनों लंबाई जो होती है दोस्तों आपस में क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। आपको बताए हैं ना, तो ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समान होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
10वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और शानदार प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरी बेसिक के साथ एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, ठीक है। कहता है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, ठीक। देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास जो है आपको 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि अर्धवृत्त की परिधि होगी। तो पहले देखिए, वृत्त इस तरह से होता है दोस्तों, ये हमारा वृत्त है। अब वृत्त का दोस्तों, वृत्त का जो हमारा परिधि होता है वो क्या होता है, तो वृत्त का परिधि जो होता है दोस्तों 2πr होता है, ठीक है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और आपको अर्धवृत्त का परिधि निकालना है, तो अर्धवृत्त दोस्तों किस तरह से हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से हम आपको अर्धवृत्त बनाते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा अर्धवृत्त है। तो वृत्त दोस्तों, हमारा वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, तो देखिए 2πr अर्धवृत्त है, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से बटा 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हुआ ना बाबू, वो πr हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक एगो r हमारा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो हमारा r है, ठीक है। तो ये दोनों r प्लस r जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा नहीं, यानी कि प्लस 2r यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अर्धवृत्त का जो हमारा परिधि होगा दोस्तों वो πr प्लस में 2r होगा। अर्धवृत्त का दोस्तों हमारा परिधि होगा वो क्या हो जाएगा, πr और प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा 2r। ये दोस्तों हमारा अर्धवृत्त का परिधि हुआ। समझ गए कि नहीं, इस तरह से याद रखिएगा बाबू, तो कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अर्धवृत्त का परिधि निकालते हैं। हमको व्यास देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पाई का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ से r निकालना है, यानी कि दोस्तों रेडियस निकालना है। तो व्यास देखिए हमको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब व्यास का आधा दोस्तों, व्यास का आधा जो होता है त्रिज्या होता है। तो 14 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर अगर जो हमको व्यास दिया हुआ है तो रेडियस दोस्तों कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों व्यास का आधा जो होता है त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर होगा ना। त्रिज्या की दोस्तों इंग्लिश में हम रेडियस बोलते हैं, जिसको r से डिनोट करते हैं, समझ गए ना। तो हमारा त्रिज्या कितना हो गया, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए r के जगह पर यहाँ पे हम 7 लिख दिए, कोई दिक्कत है, यहाँ तक प्लस कर देंगे, यहाँ से 2 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए रेडियस कितना है, 7 है, तो यहाँ पर r के जगह पर कितना लिख देंगे, हम 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 22 हो जाएगा और 7 दूनी के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से जोड़िएगा दोस्तों, 22 + 14 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि निकल गया। समझ में आया बाबू सारे विद्यार्थी को कि नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं, माइंड में उनका विचार आता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में, हमको साइंस भी नहीं समझ में आता है, कुछ मैथ तो ये गुण हमको बुझाता ही नहीं है, हम कैसे 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक से पास करेंगे। इस सब बात सोच कर वो जो स्टूडेंट हैं जो विचलित हो रहे हैं, अपने एम से भटक रहे हैं बाबू, और सोचते हैं ये कि हमारा वो दोस्त इतना तेज है, वो भाई इतना तेज है, वो भाई हमारा इतना तेज है, हमको तो कुछ आता ही नहीं है। इस तरह से अगर जो आप सोचते हैं बाबू, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई जन्म से ही बाबू तेज नहीं होता है, ठीक है। इस पृथ्वी पर आकर ही वो इंसान तेज बनता है, ठीक। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि वो तेज है, हम कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ नहीं बाबू। वो मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, इसके वजह से तेज है, ठीक है। कोई तेज और कोई भोंद नहीं होता है। जो मेहनत कर रहा है, दिन रात परिश्रम कर रहा है, वो तेज हो रहा है, जो नहीं मेहनत कर रहा है वो तेज नहीं है बाबू, ठीक है। इसलिए इस बात को समझिए। अगर जो आप ऐसा फील करते हैं कि हम कमज़ोर विद्यार्थी हैं, हम कैसे पास करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी वो सब मत सोचिए बाबू। एक काम आपको हम बताते हैं, देखिए सुनिए, कि अगर जो आपको लगता है ना बाबू हम मैथ में कमज़ोर हैं, तो एक बात आपको बताते हैं, आज से अभी से इसी वक्त से आप पर डे 20 प्रश्न बनाइए मैथ का, ठीक है। ज़्यादा मत, मात्र 20 प्रश्न बनाइए और 5 दिन इस काम को आप लगातार कीजिए, ठीक है। किसी भी कंडीशन में रहिए, हर दिन आपको 20 प्रश्न बनाना है, ठीक है। ये प्रत्येक दिन 20 प्रश्न आप 5 दिन लगातार बनाइए, ठीक है। जो आप आज हैं, जैसा महसूस अपने आप को कर रहे हैं, वो 5 दिन बाद अगर जो तेज अपने आप को महसूस नहीं कीजिएगा ना बाबू, तो फिर हमको आप बोलिएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत कीजिए बाबू, आप ज़रूर तेज होइएगा। 5 दिन के अंदर आपके अंदर दोस्तों
बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसलिए आज से आप 20 प्रश्न डेली बनाना स्टार्ट कीजिए और 5 दिन लगातार बनाइए, अपने आप में काफ़ी बदलाव आप देखिएगा, ठीक है। इसलिए लगातार मेहनत कीजिए बाबू। अभी आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में लगभग आपके पास 2.5 मंथ का समय बचा हुआ है। इस समय को अगर जो आप अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो बहुत अच्छे अंकों से पास कीजिएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में। हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए तैयार है। बस आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़े रहिएगा। अगर तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों शानदार कंसेप्ट के साथ बेसिक के ध्यान रखते हुए सारे सब्जेक्ट का आपके पास महत्वपूर्ण जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को हम प्रस्तुत कर दूंगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा आने से पहले, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है कि एपी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 4, 10, 16, 22, 28 ... का सारबंतर होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सारबंतर निकालना है दोस्तों। सारबंतर को हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ सारबंतर निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर हमारा फार्मूला जो होता है दोस्तों T2 माइनस T1 होता है, यानी कि दूसरा पद माइनस में पहला पद, ठीक है। क्या होता है, दूसरा पद माइनस में पहला पद होता है दोस्तों सारबंतर बराबर फार्मूला, ठीक है। तो देखिए टी यहाँ पर T1 जो हमारा है दोस्तों 4 जो लिखा हुआ है T1 है, और 10 जो लिखा है दोस्तों ये T2 है। इसी तरह से दोस्तों 16 जो लिखा हुआ है T3 है। इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको डी निकालना है, यानी कि सारबंतर निकालना है। तो क्या T2 लिखा हुआ है, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। और पहला पद कितना है, पहला पद दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब 10 - 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी दोस्तों आपका यहाँ पर सारबंतर कॉमन डिफरेंस जो निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 6 निकल कर आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए, कहता है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। देखिए π/4 लिखा है दोस्तों, इसका मान आपको बताते हैं। π/4 लिखा हुआ है ना, तो π/4 यानी कि दोस्तों पाई का मान दोस्तों डिग्री में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और बटे में 4 हो जाएगा कि नहीं। और इसको दोस्तों यहाँ से काटिएगा तो कितना टाइम, 45 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों π/4 बराबर जो हमको निकल कर आया कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ π/4 की जगह पर हम कितना डिग्री लिख देंगे, 45 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। और माइनस और यहाँ कॉस लिख लेंगे, और यहाँ पर π/4 की जगह पर कितना डिग्री लिख देंगे, 45 डिग्री लिख देंगे। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। और देखिए 1/√2 माइनस 1/√2 की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर बाबू कहता है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर, ठीक है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न को, बेसिक को ध्यान रखते हुए आपको बताऊँगा। कहता है कि 2 वृत्तों को दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, और इसकी त्रिज्या का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों 2 वृत्त है, ध्यान से। तो देखिए हमारा पहला वृत्त का जो आर होगा दोस्तों उसको मान लेते हैं R1, ठीक है। तो R1 मानेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वृत्त का जो हम यहाँ पर त्रिज्या उसको मान लेते हैं R2, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 4:9 का अनुपात में दिया हुआ है। तो इस तरह से लिख लें। अब पाई से पाई यहाँ से दोस्तों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर R1 दोस्तों R1 हो, अब बटे में क्या है, R2 है। इस स्क्वायर को दोस्तों हम बराबर के उस साइड भेज देंगे। यहाँ पर 4:9 था, बराबर की इस साइड हम स्क्वायर को भेज देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा ना। तो अंडर रूट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 बटे में दोस्तों R2। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 9 का दोस्तों वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इनकी त्रिज्याओं को जो अनुपात आया कितना आ गया, 2/3, यानी कि 2:3। तो ऑप्शन बी में देखिए 2:3 लिखा हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है, 2:3। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री
इक्वल टू भाट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी प्रत्येक साल बिहार बोर्ड को पूछता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए cos 48 डिग्री लिख लेते हैं और देखिए यहाँ पर sin 42 डिग्री दोस्तों हम चेंज करते हैं। sin 42 डिग्री को क्या हम दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री माइनस दोस्तों यहाँ पर 48 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 90 माइनस 48 करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लिखेंगे cos 48 डिग्री इसी तरह से, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा और थीटा की जगह पर 48 डिग्री है तो यहाँ पर हम 48 डिग्री लिख देंगे। और देखिए cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम साइन 42 डिग्री को चेंज किए हैं, आप यहाँ पर cos 48 डिग्री को भी चेंज कीजिएगा तो ऊपर भी आपको आंसर जो है 0 ही आएगा, उसको भी चेंज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो पहले ये समझिए बाबू कि हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो केवल एक से और अपने आप से दोस्तों यानी कि स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसा संख्या दोस्तों जो केवल एक से और अपने आप से यानी कि स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन में से दोस्तों 13 एक ऐसा संख्या है जो केवल एक से और अपने आप से कटा है, तो 13 जो हमारा है वो अभाज्य संख्या है। 13 देखिए अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, जो केवल एक से और अपने आप से कटे उसी को दोस्तों हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और 13 देखिए केवल एक से कट रहा है न, और किससे कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, यानी कि खुद ब खुद से 13 से कट रहा है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है आपको, जो आंसर बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि साइन 30 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए में लिखा है 0, बी में लिखा है 1/2, सी में लिखा है 1/√2 और यहाँ पर डी में लिखा है √3। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों इसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो से आपका नॉलेज कुछ दोस्त भी मतलब नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, इससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे बाबू, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।